हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए नहीं कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसलिए कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इस GOC में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पर समझ में आती है। अदरवाइज तो घोटा लगाओ, रटो और काम चलाओ। GOC जिसको आती है उसको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और सारे लॉजिक आते हैं। अदरवाइज सुनने को बहुत मिलता है कि केमिस्ट्री सिर्फ रटने वाला काम है। रटने वाले काम नहीं है, रटा तो मैथ में भी जाता है, बट इवेंचुअली इसमें कॉन्सेप्ट्स यही हैं। तो GOC के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने ही पड़ते हैं। तो GOC के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझो। हम लोग कुछ कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे रिएक्शन जो हो रही हैं उन रिएक्शंस में बैक द स्टेज क्या काम हो रहा है। बैक द स्टेज का क्या मतलब? जैसे एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, ये मिलकर बना रहे हैं कुछ सी। ठीक, ये जो भी बना रहे हैं, अब ये रिएक्शन कैसे हुई, उसका क्या मैकेनिज्म था? तो मैकेनिज्म ये था कि ए बी के मिलने से कुछ इंटरमीडिएट बना और ये इंटरमीडिएट अपने आप ऐसे कन्वर्ट हुआ। ठीक, ये सब होने में पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड्स टूटे होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए होंगे। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ये हुआ होगा। साथ में जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है ये इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होने का मतलब है हाईली एनर्जेटिक, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाईली एनर्जेटिक अनस्टेबल स्पीशीज जो रिएक्शन के एंड तक खत्म हो जाएगी, विल बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि वो रिएक्शन करके कुछ और बन जाएगी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि पुराने बॉन्ड कैसे टूटे, नए बॉन्ड कैसे बने। तो बॉन्ड टूटना, बॉन्ड बनना, इसमें हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड बनता है। दूसरा, ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये अनस्टेबल क्यों होते हैं, हाईली एनर्जेटिक क्यों होते हैं, क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिएक्शन के पहले, और जो भी है इसकी स्टेबिलिटी क्या है। सबसे पहली बात, इस बच्चे की स्टेबिलिटी क्या है, मतलब कम है, ज्यादा है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और कैसे इसकी स्टेबिलिटी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये बात जानेंगे। और ये ओल्ड बॉन्ड्स टूटने के कारण क्या है, हम रीजंस जानेंगे। नए बॉन्ड बनने के क्या कारण हैं, इसके भी रीजंस जानेंगे। दूसरा, नए बॉन्ड कितने स्टेबल बन रहे हैं या अनस्टेबल बन रहे हैं, इसकी बातें करेंगे। और ये सारा कुछ रिएक्शन का बैक द स्टेज स्टोरी तो है, क्योंकि आपको रिएक्शन के नाम पर अभी तक, जब तक आप 10वीं में पढ़ रहे थे, तब तक तो सिर्फ यही बताया गया था कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और बस बात खत्म। तो हम ये बात खत्म नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या था, और ये स्टेबल कैसे होगा, अनस्टेबल कैसे होगा, रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हम लोग रिएक्शन क्यों होती है इसके पीछे बहुत पढ़ना चाहते हैं। तो हम बॉन्ड फिजन वगैरह नहीं पे उस पे जा रहे हैं कि बॉन्ड कैसे टूटता है, कैसे बनता है, समय के साथ वो भी करेंगे, बट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर में यही है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब बात यह है कि ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही डिसाइड कर रहा है कि रिएक्शन कैसे होगी। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही जो चेंजेस आते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन फास्ट होने वाली है, स्लो होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या होने जा रहा है। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल
कैन बी ईदर कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का या पार्शियल हो सकता है। अब पार्शियल ट्रांसफर से क्या चेंजेस आते हैं और उनकी वजह से किस तरह से रिएक्शन होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होने से क्या होता है, वो बातें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, इन्हीं की वजह से दो तरह के इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। कौन से दो इफेक्ट जनरेट होते हैं? तो पहला है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट परमानेंट है। और टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब है? दूसरा टाइप है टेम्परेरी इफेक्ट, कि भैया किसी स्पेशल कंडीशन में, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, किसी के होने की प्रेजेंस में ये इफेक्ट जनरेट हुआ और बाद में जब प्रेजेंस खत्म हो गई किसी की तो ये इफेक्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, क्लाउड चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हटी, क्लाउड दोबारा वैसे हो गया। परमानेंट वाले चेंज नहीं होते, टेम्परेरी वाले चेंज हो जाते हैं। ये टेम्परेरी इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, परमानेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको जीओसी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट यही है और इसी को कब्जे में लेना है। जितना अच्छा परमानेंट इफेक्ट आता होगा उतना बेहतर जीओसी आता होगा। तीन तरह के इफेक्ट्स हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो हमें इफेक्ट दिखाई देता है उसे एच इफेक्ट नाम देते हैं। रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट हमें दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का, उसे आर या फिर एम इफेक्ट लिखेंगे। मेरी आदत एम इफेक्ट लिखने की, जैसे मेसोमेरिक बोलेंगे, है ना। और कई किताबों में रेजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक नहीं लिख के देते हैं तो आर इफेक्ट लिख देते हैं। एक ही बात है, रेजोनेंस अलग है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग है, तो दोनों बातों को समझना है। टेम्परेरी में दो आते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या। फिर बोल रहा हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यही है जो मैं अभी करा रहा हूं तुम्हें, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ही तुम्हें फोकस करना है, ध्यान रखना है इस बात का। इस पर ही फोकस करना है, किसी और पर नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शुरुआत कहां से होगी? वही पहला इंडक्टिव से होगी, तो हेडिंग डाल लेनी चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। आपने कहा ठीक बात है, परमानेंट इफेक्ट है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, इट ऑपरेट्स ओनली विथ सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट विथ पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रूल है कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के साथ काम करेगा। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट जो भी है इलेक्ट्रॉन का, वो पाई के साथ नहीं होगा, पाई बॉन्ड में से मत देखना। दूसरा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, समझना, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये स्ट्रांग या वीक हो सकता है, तो हम यहां लिख देते हैं डिस्टेंस के बढ़ने पर आई इफेक्ट डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ग्रुप। किसी ग्रुप और सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। अब इसकी परेशानी ये है कि ये कैरेक्टर्स याद सिर्फ एक ही शर्त पे रह सकते हैं, जब ये समझ लिए जाएं। तो समझे कैसे जाएंगे? तो आइए भैया ध्यान से देखते हैं। दो प्रकार का है बेटा, दो प्रकार का। ये हम लोग सबसे पहले तो कार्बन की चेन बनाते हैं।
ये चेन है, और यहां पे हमने एक ग्रुप लगाया X। इसी प्रकार से हमने एक और चेन बनाई कार्बन की, और यहां पे हमने एक ग्रुप लगाया Y। यहां हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की है वो बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X से। तुमने कहा ठीक। यहां इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y से ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा लालची होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस पर्टिकुलर केस में ये जो दिखा है, इसमें एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डेल्टा माइनस बन जाएगा, ये डेल्टा प्लस बन जाएगा। अब डेल्टा प्लस बनने के बाद ये कार्बन भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्लाउड जो है वो तो राइट में शिफ्ट हो गया है, इस वजह से यहाँ डेल्टा प्लस आ गया। तो जो भूखा है उसे रोटी ज्यादा चाहिए, तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा और यहाँ डबल डेल्टा प्लस बनाएगा। सिमिलरली यहाँ ट्रिपल डेल्टा प्लस बनेगा। सिमिलरली इसी तरह से इलेक्ट्रॉन चिनता जाएगा और 4 टाइम्स डेल्टा प्लस बनेगा। ये बार बार डेल्टा लिखने का अर्थ इतना है कि पहली बार का इंडक्शन ज्यादा था और बाद में इंडक्शन फीबल होता गया, और फोर्थ कार्बन ऑनवर्ड्स या फोर के बाद वाले, फोर्थ वाले को तो काउंट करते हैं, उसके बाद इफेक्ट जो है इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल बोलने का अर्थ है इतना वीक हो जाता है कि उसे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात कि अगर हम इन सारे डेल्टा प्लस को ऐड कर दें, डबल डेल्टा प्लस प्लस सिंगल डेल्टा प्लस, तो ये वैल्यू डेल्टा माइनस के मॉड के बराबर है। चार्ज कंजर्वेशन है बेसिक, है ना, कि जो चार्ज था ही नहीं मॉलिक्यूल में वो तो सिर्फ इंड्यूस हुआ है ना, तो जितना प्लस इंड्यूस होगा उतना माइनस इंड्यूस होगा। ठीक, देखो ध्यान से, क्या ये परमानेंट इफेक्ट है? जवाब है हाँ। तुम कहोगे परमानेंट क्यों है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस परमानेंट है कि नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस परमानेंट है, जिस कारण से तुम देखोगे एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन छिने रहेंगे, हमेशा खींचे रहेंगे, तो यहाँ डेल्टा माइनस रहेगा या डेल्टा प्लस रहेगा। अब जब ये डेल्टा प्लस रहेगा तो फिर बगल वाला डबल डेल्टा प्लस रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा, मतलब इफेक्ट तो परमानेंट हो गया। पहला कैरेक्टर क्लियर है। डबल बॉन्ड के साथ ये कांड हो नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड के साथ ये रहेगा। ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड में शिफ्टिंग आराम से हो जाएगी। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इफेक्ट वीक होता जा रहा है। क्या इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है? जी नहीं, सिर्फ क्लाउड शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण से डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस टाइप के चार्ज डेवलप हुए हैं, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आया है। दूसरा टाइप क्या है? इसमें देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, वाई की कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ चिन कराएंगे कार्बन के ऊपर, तो यहाँ आएगा हमारे लिए डेल्टा प्लस और यहाँ आएगा डेल्टा माइनस। कोई भी कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो माइनस को अपने पास रख पाए और शुभ रहे। चार्ज हमेशा अशुभ है, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर की बॉटम लाइन है, हर इफेक्ट का खेल यही है, चार्ज अशुभ है। चार्ज अशुभ है से क्या मतलब है? शुभ अशुभ नहीं है, इसमें कोई फालतू के मिथ नहीं है, तो बोलने की बात है। अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब जिस भी स्पीशीज के ऊपर चार्ज आए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो अनस्टेबल है। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है और चार्ज कम स्टेबल है। तो केमिस्ट्री में हमेशा क्या करना है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए चार्ज कम करना है। इस बॉटम लाइन को जिसने पकड़ा उसे सब समझ में आया। ये आगे चार्ज ट्रांसफर करेगा, डबल डेल्टा माइनस, ये आगे चार्ज ट्रांसफर करेगा, ट्रिपल डेल्टा माइनस, ये आगे चार्ज ट्रांसफर करेगा और 4 टाइम्स डेल्टा माइनस, और इसके बाद जो इफेक्ट है इज नेग्लिजिबल। इफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और जो यहां पर लिखा हुआ है ये पूरा हिस्सा वी कैन कॉपी इट, तो यहां आ जाएगा। ठीक, और चाहो तो उसमें जो बदतमीजी करनी है कर सकते हो, प्लस माइनस और ये वो, मतलब कुल मिला के इतना है कि चार्ज कंजर्वेशन अभी भी काम करेगा। तो मैं सब लिख नहीं रहा हूं, क्लियर है मेरी बात? ये जो दो कैटेगरीज हो गई, एक में देखो यहां से ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे हो गया? समझना कि या तो ये कोई एक एटम है या तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो दोनों ही हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि इसने कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लिया है, तो खुद पे कैसा चार्ज ले आया है? माइनस। तो चेन पे कैसा चार्ज ले आया है? पॉजिटिव।
जो खुद अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा, उसे हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ये जो कुछ हमने देखा इसे माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। और एक्स को क्या कहेंगे? एक्स को कहेंगे माइनस आई ग्रुप है। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता था, एटम भी हो सकता था, एटम का ग्रुप भी हो सकता था, लेकिन इसको नाम क्या देंगे? माइनस आई ग्रुप। और माइनस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चेन से बाहर लेके आने वाला। ये लोग चेन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें जो यहां पर है, इसने अपने ऊपर प्लस चार्ज एक्वायर किया है और इलेक्ट्रॉन चेन को दिए हैं, यानी ये आदमी भी खुद भी एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान से देखो कि ये आदमी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया ये। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए खुद पे प्लस चार्ज ला रहा है, तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसे प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। जो भी ये वाई लगा हुआ है इसे हम लोग प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। और प्लस आई ग्रुप एक्चुअली कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का है, यानी चेन को इलेक्ट्रॉन देता है। ये बात पकड़नी है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। इसमें माइनस आई में ज्यादा सवाल बनते हैं, प्लस आई में कम सवाल बनते हैं, ग्रुप कम होते हैं। तो प्लस आई आसानी से हो जाता है, माइनस आई पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ता है। चलो देते हैं स्ट्रेस, क्या परेशानी है यार। और देखो, हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में किससे? माइनस आई ग्रुप से। माइनस आई ग्रुप्स कौन है बेटा? माइनस आई ग्रुप वो हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। आओ स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सारा खेल हो रहा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कौन स्ट्रांग है? हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की उससे कम। इस कारण से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपके सामने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। अगर ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें है तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर और भी बताइए। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, सल्फर की बात करें, सेलेनियम की बात करें, क्या सर हमने इनके ग्रुप को पढ़ा है? क्या ये ग्रुप नंबर 16 में पाए जाते हैं ओल्ड स्टाइल से? हाँ, देखो साइज इसका छोटा है, साइज अगर हम सल्फर का देखें तो बड़ा है, साइज अगर हम सेलेनियम का देखें तो बहुत बड़ा है, और ग्रुप सेम है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखोगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेलेनियम की और कम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी माइनस आई इफेक्ट भी घटता जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। जरा एक बात बताओ, हमने एक जगह लिखा तुम्हारे लिए यहाँ पर OCH3, ये एक व्यक्ति है, और फिर लिखा SCH3। अरे यार, ऑक्सीजन और सल्फर तो एक ही खानदान के होते हैं। जी हाँ सर, एक खानदान के होते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा स्ट्रांग लगाएगा। बहुत बढ़िया बात है। जरा एक बार और देखिए, OH और SH में, तो हम कहेंगे OH। OH क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सिंपल है। आइए और खेलते हैं। क्या OPH3 लगा सकते हैं? हाँ। SPH3 लगा सकते हैं? जी हाँ। चेक करिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ग्रुप, इस वजह से स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। तो जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा अभी वो सब क्या था? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? माइनस आई की। कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्गर माइनस आई दिखाएगा? एक एग्जांपल और करो। लिखो, यहां लिखा हुआ है NH2 विद अ लोन पेयर, और यहां लिखा है PH2 विद अ लोन पेयर। कौन स्ट्रांगर होगा? ये स्ट्रांगर होगा। क्यों सर? नाइट्रोजन ग्रुप में ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल। अब ये हो गया, तो इसी तरह कंपैरिजन करना है बेटा, है ना? कंपैरिजन करके क्वेश्चन करके ही पल्ले पड़ेगा, ये सिर्फ थ्योरी लिख लेने से काम नहीं चलेगा। मेरे पास CCl3 है, मेरे पास CBr3 है, मेरे पास CF3 है, मेरे पास CI3 है। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो मैं स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता हूं। सबसे स्ट्रांग होगा ये वाला, क्योंकि इसमें तीन तीन फ्लोरीन है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की ताकत सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे CCl3 को दूंगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है, फिर ब्रोमीन का नंबर आता है, और फिर आयोडीन का नंबर आता है। इसलिए मेरे पास CF3
उसके बाद CCl3, फिर CBr3 और फिर CI3। ये ऑर्डर है। क्या ये ऑर्डर मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं, लल्लू सा है, बिल्कुल आसाम से हो जाएगा। ठीक है, आओ भैया देखो ध्यान से। मान लो लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां लिखा है CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा लिखा है। इमीन टाइप का कंपाउंड बना दिया, एक साइनाइड एक इमीन। बताओ जरा कौन स्ट्रांग? तो हमने कहा इस कार्बन को देखो, क्या ये sp हाइब्रिड है? जवाब है हाँ। इस कार्बन को देखो, क्या ये sp2 हाइब्रिड है? जवाब है हाँ। sp हाइब्रिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिड से ज्यादा होती है, जिस कारण से तुम कह सकते हो कि साइनाइड का ये जो इफेक्ट है ये स्ट्रॉन्गर होगा और इमीन का वीकर होगा। बहुत बढ़िया बात है। अब चेक करो, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन को छीनने की आदत किस में ज्यादा होगी? मान लो मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं और A+ लिख रहा हूं। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से विड्रॉ करेगा? विड्रॉ करने की ताकत किसकी ज्यादा? तो देखो, इसे इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन की नीड है। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है, तो ये लुटा हुआ, जिसके इलेक्ट्रॉन लुटे हैं उसे इलेक्ट्रॉन की नीड ज्यादा है। जिसकी नीड ज्यादा है उसका -I स्ट्रॉन्गर है। ना सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, जबकि ये भी चेक करो कि किसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है। जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है तो -I वही ज्यादा लगाएगा। क्लियर है मेरी बात? जिसको ये बात समझ में आ रही है मेरी, उसको ये बात जरूर समझ में आएगी कि अगर मैं कह दूं कि NF3 और कह दूं कि NF3+ NF2+, ऐसा लिखना चाहिए। मैं किसका -I स्ट्रॉन्गर? तो तुम कहोगे इसका -I स्ट्रॉन्गर। पूछा जाएगा क्यों? कहोगे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया यार, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी, प्लस चार्ज रख ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लो कोई तुमसे ऐसा कहने की कोशिश करे कि यार तुम्हारे पास ना इस प्रकार से एल्डिहाइड था और ना तुम्हारे पास इस प्रकार से ये Cl लगा हुआ है, बताओ किसकी -I ज्यादा? तो तुम इसको बोल दोगे। तो कोई कुछ पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों बोल रहे हो? देखो, एक बात तो तय है कि यहां से लेके यहां तक ये हिस्सा दोनों मॉलिक्यूल में सेम है। तो इतने से जो कंपैरिजन होने से रहा, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन। तो जहां से भी जुड़े हैं, इससे क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीनेगा, हाइड्रोजन नहीं छीन पाएगा, क्लोरीन ज्यादा छीनेगा, मतलब राइट वाला ग्रुप ज्यादा -I लगाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मान लो तुम्हारे पास बच्चे एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये जो मैं वैलेंसी छोड़ रहा हूँ ना, बेसिकली यहाँ पे वो कार्बन चेन है। हम इतने हिस्से को ग्रुप मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ग्रुप मान रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखें, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हिस्सा हमारे लिए ग्रुप है। अब देखो, ये कार्बन हमारे चेन से जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिड है। ये कार्बन से चेन से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिड है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का तो एटलीस्ट निकालना आता ही है। डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp, ठीक है ना? सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की सबसे कम, sp2 की उससे ज्यादा और sp की सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -I भी ज्यादा। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल। आइए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है NH और यहां भी H, फिर लिखा हुआ है NR और यहां भी R। सबको देख के अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें बताना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सबने पढ़ा होगा GOC। बताइए, 2 मिनट पॉज करिए और देखिए आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। जो आपने सोचा उससे थोड़ा सा उल्टा है, ये है। आप एल्काइल ग्रुप को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये +I इफेक्ट शो करने लगेंगे। एक्चुअली लगा हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से ही खेल होगा। ध्यान समझिएगा। केस इसमें क्या है, रीजन क्या है? ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन एंड एल्काइल ग्रुप। इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से यहां पर
इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसके कारण से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की भूख लगती है और वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीनता है, तो माइनस आई स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। जिसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल समझ में आया, मैं उस डबल बॉन्ड के केस से एक और एग्जांपल पूछता हूं, जैसे ये है और जैसे ये है। देख पा रहे हैं आप, हमने बेंजीन लगा दिया, तो बेंजीन को थोड़ी शुद्ध भाषा में बना लेना चाहिए, तो थोड़ा कंपैरिजन जो है ना वो लॉजिकल लगता है। जैसे ये बताओ किसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब जो बच्चे दिमाग लगा पा रहे हैं उनका आंसर सही है, बेंजीन का। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की संख्या भी तो ज्यादा हो गई ना। तो यहाँ पर कार्बन कैसे थे sp2, यहाँ कार्बन कैसे थे sp2, पर नंबर इसका ज्यादा हो गया, जिसके कारण से ज्यादा माइनस आई लगा। बहुत बढ़िया। बस कंपेयर करते चलो, ये मत सोचो क्या चल रहा है, ये सोचो कि हम माइनस आई देख पा रहे हैं, ये सोचो कि हम ये पहचान पा रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा किसी से। और जो बच्चा ये देख पाया, जिसकी नजर में ये चीज अपने आप आ पाई, वो जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कर रहा होता है उस वक्त जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो उसके हवा में नहीं होते। वो ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं क्या समझा दिया। इसलिए जो हो रहा है इसके साथ फ्लो में बहते रहो, देखते रहो क्या चल रहा है। आओ देखो माइनस आई कौन ज्यादा लगाएगा, ध्यान से देखना, मैं तुमको समझा रहा हूं। क्या ये ऑक्सीजन है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छिन जाएंगे तो नाइट्रोजन भूखा हो जाएगा, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। यहाँ एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कम आएगा, और यहाँ तो ऐसा कोई ग्रुप ही मौजूद नहीं है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो, लेकिन इन दो के मुकाबले में, ये सेकंड और फर्स्ट के मुकाबले में ये कम भूखा है। ठीक। जिस कारण से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पहले केस में दिखाई दे रही है, माइनस आई भी पहले केस में ही दिखाई दे रहा है। किसी को कोई परेशानी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोगों ने सल्फर को जोड़ा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मिल गया बेटा आपका सल्फोनिक एसिड टाइप का ग्रुप। इसकी बजाय सल्फर डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे लल्ला लोन पेयर, इनमें कंपेयर करो। तो हमने कहा सबसे पहले तो देखो जुड़ा कौन है, सल्फर। सल्फर से यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है, लुट रहा है सल्फर, यहाँ भी लुट रहा है और यहाँ भी लुट रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर को लूटेगा। तो सल्फर कैसा बन जाएगा, डेल्टा प्लस। अब ये महाभिकारी है, तो भिखारी जो है वो तुरंत लूटेगा बगल वाले को, तो हमारी कार्बन चेन या सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर भी सल्फर लुट रहा है लेकिन दो जगह से, इसलिए जितना यहाँ पर डेल्टा प्लस आया है वो कम है, जो यहाँ डेल्टा प्लस आया है वो ज्यादा है। तो माइनस आई किसका ज्यादा है, लेफ्ट वाले का। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आनी चाहिए, इजी है। ये देखो कि किसको इलेक्ट्रॉन छीनने की ज्यादा पड़ी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो एक एग्जांपल और करो इसी बात पर, देखते जाओ, एग्जांपल करते जाओ। जैसे लिखा है CH2Cl, जैसे लिखा है CHCl2, जैसे लिखा है CCl3, किसका माइनस आई स्ट्रांग होगा? अरे लॉजिक है यार, यहाँ तीन तीन Cl लगे हैं, सब कार्बन को लूट डालेंगे। यहाँ दो है और यहाँ एक है, तो जहां एक है वहां कार्बन कम लूटा है, बगल वाले को भी कम लूटेगा। यहाँ तीन तीन कार्बन है तो ज्यादा लूटेंगे। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो भी इस तरह के कई बार चेंजेस ला देते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अब देखो ध्यान से कि आपके पास अल्काइल अमीन टाइप का कोई कंपाउंड हो जाए और आइसोसाइनाइड हो जाए, जैसे मान लो ये है, ये आइसोसाइनाइड, और जैसे NHCH3 ये कंपाउंड है। अब बताइए साहब किसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर है? तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा चुपचाप से इसे कह देगा। नाइट्रोजन को देखो, ये sp हाइब्रिड है यार, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है उसने, sp हाइब्रिड आदमी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छी बात। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द इशू, तो हम कहेंगे इसको हाइब्रिडाइजेशन से हमने देखा कि आइसोसाइनाइड ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, हमने कहा CH2F और फिर कहा CF3, देखो जरा किसका माइनस आई स्ट्रांग होगा। अभी तो रिपीटिंग हो गया सर, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। अब कहोगे फ्लोरीन तो दोनों में है, अब इसमें एक फ्लोरीन है और इसमें तीन तीन फ्लोरीन है, तो जितने ज्यादा ग्रुप लगेंगे उतना स्ट्रांग माइनस आई होता जाएगा। इसमें कोई चमत्कार तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर कुछ ग्रुप्स हैं
जिनका रिलेटिव ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई शो करते हैं, जिन पर सवाल आते हैं, और उनके रिलेटिव ऑर्डर कि कौन स्ट्रॉन्गर माइनस आई लगा रहा है और कौन वीकर माइनस आई लगा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ, NF3+ ना फरहान, NR3+ ना ऋतिक, NH3+ ना हीरालाल, NO2 ना ओमपुरी, कौन साइनाइड, SO3H सूफियाना डांस करता है। फिर ये है फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। एल्डिहाइड और कीटोन ये एसिड से पहले आते हैं, मैंने लिखे नहीं है, उनका कोई खास यूज नहीं है। और आयोडीन के बाद कौन आ रहा है? आयोडीन के बाद बारी है C++ यानी ईस्टर। इसके बाद आ रहा है ईथर OR, फिर आ रहा है एल्कोहल, और फिर आ रहा है C++ यानी एल्काइन, फिर आ रहा है फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, फिर आ रहा है CH++ यानी एल्कीन, और फिर आ रहा है हाइड्रोजन। सबसे खास बात, हाइड्रोजन हमारा माइनस आई ग्रुप नहीं है, माइनस आई नहीं है, ओनली फॉर रेफरेंस। अब हाइड्रोजन के नीचे जो भी हैं वो सब प्लस आई हो जाएंगे, है ना, डोनेट करने वाले हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। याद कैसे करोगे? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। कौन सूफियाना डांस करता है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, एल्कोहल, आइन, बहन जी, डबल, हंसाएंगी। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा, ईथर, एल्कोहल, आइन, बहन जी, डबल, हंसाएंगी। जो बोला है इसको 4 बार सुन लीजिएगा, सुनकर लिख लीजिएगा, और बोल बोल के याद कर लीजिएगा। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं। यूज क्या है इस माइनस आई का? यूज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो भैया यूज क्या है समझो। पहला यूज ये है कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। सर इंटरमीडिएट तो आपने पढ़ा ही नहीं। अबे चुप करो, आराम से पढ़ो, परेशान ना हो, यहीं पे सब बता देंगे साथ ही साथ में, है ना, टेंशन ना लो। कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, ये 3 हमारे कोर्स में यही पढ़ने होते हैं। अरे बचपन से पढ़ के भी आ रहे हो, टेंशन ना लो। बस स्टेबिलिटीज के लिए हम लोग माइनस आई प्लस आई इफेक्ट को यूज करेंगे, देखेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी, यानी चार्ज घटाओ और स्टेबिलिटी बढ़ाओ। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी घटाओ, और नेगेटिव चार्ज है तो भी घटाओ, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात आती है सर कि पॉजिटिव चार्ज घटेगा कैसे? पॉजिटिव चार्ज घटेगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, यानी हम इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो प्लस चार्ज घटेगा। तो सर नेगेटिव चार्ज कब घटेगा? जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कराएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन लेने पर और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने पर वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करता है? माइनस आई ग्रुप। यानी कि अगर हम प्लस आई का जो स्ट्रेंथ है ग्रुप्स की वो बढ़ाते जाएं तो तय होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहां पर माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम लोग उसे बढ़ाते जाएं तो भी जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, पक्का। लेकिन अगर हम माइनस आई को बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी घटेगी, यहाँ प्लस आई को बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि प्लस आई यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और इलेक्ट्रॉन तो हमें माइनस से छीनना है।
ओवरऑल चाहे प्लस है चाहे माइनस, अंततः हमें इलेक्ट्रॉनों को ले या देकर चार्ज कम करना है, प्लस भी कम करना है और माइनस भी कम करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, इसका लॉजिक क्या है वो अभी 2 मिनट में समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। CH2 माइनस C, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब देखो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बस Cl की जगह ग्रुप बदल रहा हूं, FFF। बढ़िया। अब बहुत ध्यान से देखो, इनमें कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल, समझने वाली बात है। मेरा ऐसा मानना है कि ये माइनस चार्ज है। क्या हमें चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। माइनस चार्ज है, बिल्कुल पसंद नहीं। अब चार्ज अगर पसंद नहीं तो चार्ज को घटाना है, चार्ज को घटाना है। माइनस है कि प्लस है? तो सर माइनस है। माइनस है तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेना चाहिए, किसे देना चाहिए? अबे इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इससे छीनोगे तो माइनस कम होगा, दे दोगे तो माइनस बढ़ेगा नहीं, तो इससे भी छीनना है। बढ़िया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीन पाया वही ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना हमारा आइडिया है। यानी कि हम माइनस आई इफेक्ट को बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्गर माइनस आई होगा इलेक्ट्रॉन छिन जाएंगे। ये कालू ये कालू ये कालू आराम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ छीनेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा क्लोरीन की तरफ, ये चार्ज घटेगा, स्टेबल हो जाएंगे। ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, तो ये भी जाएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज दोनों जगह कम हो रहा है, लेकिन अब जानते हैं कि एफ का आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है, इस वजह से चार्ज कहाँ ज्यादा कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा कम हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। पल्ले पड़ी बात? जवाब है हाँ। निकल के क्या आया? स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। पर बाबू किसकी? ये कौन सा आयन है? एनायन है। तो एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तकलीफ है किसी को? जवाब है होनी ही नहीं चाहिए। इतना सस्ता एग्जाम्पल है, मैंने काफी देर बोल दिया इस पे, सिर्फ इसलिए कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको रहे। चलो एग्जाम्पल देखो ध्यान से। यहाँ माइनस, इसी का दूसरा व्यक्ति है यहाँ, ये माइनस। एक तरफ लगा रहे हैं फ्लोरीन, एक तरफ लगा रहे हैं क्लोरीन। फिर ध्यान से देखना, यहाँ माइनस लगाया, ठीक है, यहाँ माइनस लगाया। ऊपर के दो हैं इन्हें कंपेयर करना है, नीचे के दो हैं इन्हें कंपेयर करना है। इसी प्रकार से बड़े हो जा बेटा। देखो ध्यान से, ये रहा बेंजीन रिंग, ऊपर है CH2 माइनस, यहाँ है NO2, और इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पर फिर से वही CH2 माइनस है, और यहाँ है मान लो साइनाइड, यहाँ पे फिर से वही CH2 माइनस है, और यहाँ पर है मान लो NF3 प्लस। समझ में आ रही बात? ठीक है, इनमें कंपेयर करो। ये तीसरा सवाल है, पहले तीन करते हैं फिर और लिखते हैं, है ना? आओ देखो, ये माइनस चार्ज है, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन को भेजना है फ्लोरीन के पास। ये माइनस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन भेजना है क्लोरीन के पास। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट की वजह से एनायन स्टेबल हो जाएगा, तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल रखेगा। यहाँ देखो ये माइनस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन घटाना है, ये भी माइनस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन घटाना है, मतलब मुझे माइनस आई ग्रुप लाने हैं। दो दो माइनस आई है, एक माइनस आई, जहाँ ज्यादा माइनस आई है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये मत समझना कि माइनस आई से स्टेबिलिटी आ रही है, माइनस आई से इसके इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होता जा रहा है, जिससे चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है, और चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ चार्ज कम होना चाहिए, उसी पर फोकस करें। देखो इस पूरी कहानी में ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा आइडेंटिकल है, बीच का अगर बेंजीन देखोगे तो वो भी सुअर आइडेंटिकल है। बढ़िया बात है, बेंजीन भी सुअर हो गई, थोड़ी बहुत तो है ही, तो मैं इसको हटा देता हूँ, काम का नहीं है ये। तो बेंजीन से ही बात नहीं बनेगी, जो कंपैरिजन है वो इन ग्रुप से होगा। तो आपको थोड़ा बहुत चेक कर लेना चाहिए, पीछे हम लोगों ने लिखा है ना फरहान, देखो ध्यान से, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरा लाल ना ओमपुरी, कौन? तो आपको सीक्वेंस दिखाई दिया, साइनाइड सबसे लल्लू है, नाइट्रो उससे स्ट्रांग है, और NF3 सबसे स्ट्रांग है, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे पास NF3 यानी ये फर्स्ट पे होगा, और NO2 ये सेकंड पे होगा, और ये भाई साहब थर्ड पे होंगे। ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर में।
मेरी बात चमकी है? जवाब है हाँ। एनायन है ना, तो स्टेबिलिटी तो माइनस आई से ही बढ़ेगी। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब ग्रुप नहीं बदलेंगे। ठीक, मान लो यहाँ पे माइनस है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा है। मान लो यहाँ माइनस है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा है। फिर देखो यहाँ माइनस है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा है। अब चेक करो बेटा, इसे तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए मैं खुद ही करके दे रहा हूँ तुम्हें। क्या ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यही हमारा ग्रुप है? यही हमारा ग्रुप है? हाँ, ये तो सेम आ गया। तो एक और बात कि जो इफेक्ट ऑफ माइनस आई था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट था। जितना दूर होता जाएगा ग्रुप उतना इफेक्ट वीक होता जाएगा। ये जो पहला एग्जाम्पल है ये क्लोजेस्ट है और ये जो लास्ट वाला है ये फारदेस्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्लोजेस्ट वाला सबसे स्टेबल और फारदेस्ट वाला सबसे कम स्टेबल होगा। कोई दिक्कत है? जवाब है नहीं। आइए और एग्जाम्पल खेलते हैं, जैसे CH2 माइनस CH2 NO2, जैसे CH2 माइनस CH2CN। तो मैं तो कहता हूं यार अभी अभी कंपेयर किया था कि ये एनायन देखो ध्यान से, ये एनायन है ये एनायन है, माइनस आई चाहिए स्टेबल करने के लिए। साइनाइड है और नाइट्रो है, तो नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग था, अभी अभी देखा था इसलिए आंसर आ गया तुरंत। सुंदर बात है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ लिखा है CCl3 C डबल बॉन्ड O माइनस कॉन्स्टेबल। तो हमें पता है यार कि जो माइनस है वो यहाँ है, माइनस है जो यहाँ है। यहाँ देखोगे CH3 में H है, यहाँ देखोगे तीन तीन Cl है और Cl इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस वजह से माइनस चार्ज कम हो जाएगा। माइनस चार्ज जितने बड़े वॉल्यूम में फैल जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। बात चमकी है? जी हाँ चमकी। कोई और एग्जाम्पल खेलना चाहिए और खेलो। ये देखो एक एग्जाम्पल, ये माइनस है, हम मेट ये इस पोजीशन पे क्लोरीन लगा रहे हैं, हालांकि मेटा नहीं बोलना चाहिए, बेंजीन नहीं है अभी वो, और यहाँ लगा रहे हैं। अब ये ग्रुप सेम है, जो दूर है वो वीक है, जो पास है वो स्ट्रांग है। बात पल्ले पड़ी है? जी हाँ सर बिल्कुल पल्ले पड़ी है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लगाते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? बिल्कुल आई। ये जो ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए, ये सारे एग्जाम्पल्स अगर ध्यान से देखो तो ये सारे एग्जाम्पल्स कार्बन आयन के थे। कार्बन आयन होने का मतलब कि कार्बन पे एनायन यानी नेगेटिव चार्ज था, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने देख ली। अब कार्बोकैटायन की चर्चा करते हैं। तो पहला नाम आ रहा है कार्बोकैटायन, इसी में मैं दूसरा नाम जानबूझ के जोड़ देता हूं, फ्री रेडिकल। ये दोनों एक ही चीजें नहीं, ये अलग अलग चीजें, पर दोनों की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में एक ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। दोनों के दोनों लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट होने का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन दुनिया भर से भीख की तरह मांगते हैं कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इनको चाहिए कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, यानी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मांगता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब माइनस आई की प्लस आई, तो हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट मांगता है। यानी कि अगर मैं कार्बोकैटायन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखूं तो मुझे प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती हुई दिखेगी। अगर प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती हुई दिख रही है तो माइनस आई इफेक्ट से घटती हुई दिखेगी। दुनिया में जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम साले जाके उससे और इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो रोएगा नहीं? बिल्कुल रोएगा। तो वही चीज है, माइनस आई बढ़ाओगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो उल्टी प्रैक्टिस करते हैं, देखो कैसे। ये रहा कार्बोकैटायन, यहां रहा फ्लोरीन, ये रहा कार्बोकैटायन, यहां रहा क्लोरीन। अब ध्यान से देखो, ये ग्रुप भी माइनस आई है, ये ग्रुप भी माइनस आई है। तो इस बार कैटायन नहीं, मतलब एनायन नहीं, मेरे पास कैटायन है। तो माइनस आई तो इससे इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा इसका चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छीनेंगे तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन फ्लोरीन ने जम के चार्ज छीना है, क्लोरीन ने उतना चार्ज नहीं छीना है। दोनों ही लल्लू हैं, लेकिन कंपेयर करोगे तो फ्लोरीन ज्यादा लल्लू है। समझे? फ्लोरीन ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उसने चार्ज ज्यादा बढ़ा दिया है, क्लोरीन उतना चार्ज नहीं बढ़ा पाया। समझे बात? जी हाँ। अगला एग्जाम्पल देखो, बड़ा सुंदर मीठा सा एग्जाम्पल है, बढ़िया प्यारा। यहाँ पे प्लस है, समझ पा रहे हो प्लस कहाँ है? इस कार्बन पे। और यहाँ मैं लगा रहा हूँ CF3,
और इसकी स्टेबिलिटी के कंपेयर करने के लिए मैं दे रहा हूं यहां प्लस दे करके CH2CF3। CF3 दोनों में ही है, लेकिन ये देखो डायरेक्ट लगा हुआ है मेरे कार्बन से। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं डायरेक्ट लगा है, और इसे देखो ये दूर है, डायरेक्ट नहीं लगा है। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम इसे ही ज्यादा स्टेबल बोलोगे, क्योंकि जितना माइनस आई इफेक्ट दूर काम करेगा उतना फीबल होता जाएगा, और जितना माइनस आई फीबल होता जाएगा कैटायन स्टेबल होता जाएगा। यानी एनायन को स्टेबल करने के लिए, ध्यान सुनना, एनायन को स्टेबल करने के लिए माइनस आई बढ़ाओ और कैटायन को स्टेबल करने के लिए माइनस आई घटाओ। जो बोला है इसे 4 बार बोलो तुरंत। सबसे बड़ी बात क्या है, दर्शक बन के देखो और उसके बाद सो जाओ, यकीन मानो कोई फायदा नहीं। जो बोल रहे हैं उसे साथ साथ करते चलो, जैसा बोल रहे हैं उसे क्लासरूम की तरह फील करो और अपने एफर्ट्स डालो, है ना। एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि बहुत सारी मेहनत की जाए, और वो मेहनत और सिंसियर होनी चाहिए। ये तो आइडेंटिकल टाइप बना दिया यार, किसी एक को कालू बना दे। चलो तुम कालू बन जाओ, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है। ये रेडिकल है, ये भी माइनस आई 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 है। देखो फ्लोरीन 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 सब एक जैसे हैं, और एक क्लोरीन हमारा लल्लू है। जो लल्लू है रेडिकल को ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक। हालांकि है तो बेकार ही, स्टेबल तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई लेस स्ट्रॉन्गर है, ठीक। अगला एग्जांपल देखो, ये डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, मैं यहां कैटायन बना रहा हूं और यहां कैटायन बना रहा हूं। तो फिर तुम डिस्टेंस वाली बात कहोगे, क्या ग्रुप सेम लगे हैं या अलग अलग लगे हैं? तो देखो ग्रुप तो सेम लगे, क्योंकि कीटोन कीटोन ग्रुप है। डिस्टेंस का फैक्टर देखोगे तो कैटायन के बाद एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे कीटोन है, यहाँ कैटायन के बाद दूसरे कार्बन पे कीटोन है। तो लॉजिकली अच्छा कीटोन भी बदतमीज माइनस आई है और ये भी बदतमीज माइनस आई है, तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट वाले में चार्ज कम बढ़ेगा, इसलिए वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट वाला स्टेबल है, ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस बढ़ने से माइनस आई वीक हो गया, और माइनस आई वीक हुआ जिसकी वजह से कैटायन जो है उसका चार्ज ज्यादा बढ़ ना पाया, तो ये कैसा हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। तो कैटायन के लिए माइनस आई वीक चाहिए और एनायन के लिए माइनस आई स्ट्रॉन्ग चाहिए। बात पल्ले पड़ी है? जी हाँ। ये रेडिकल है, यहां साइनाइड खिलाया गया इसे, CH डबल बॉन्ड CH2। सब जानते हैं कि साइनाइड भी माइनस आई है और एल्कीन भी माइनस आई है, लेकिन माइनस आई स्ट्रॉन्ग किसका है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर माइनस आई दिखाता है, एल्कीन तो बिल्कुल लास्ट का आदमी है, और रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमेशा डेफिशिएंट वाले आदमी को इलेक्ट्रॉन देना होता है, उसे छीनना नहीं होता है। और ये आदमी तो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, पर जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, और जो फीबली इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो कम अनस्टेबल करेगा। इसलिए रिलेटिवली एल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगी। कोई परेशानी वाली बात है इसमें? जवाब है परेशानी की तो अभी तक कोई भी बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। अच्छा, अब तो हम लोगों ने माइनस आई से स्टेबिलिटी को कंपेयर कराया, चर्चा किसकी करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए प्लस आई इफेक्ट की। क्या मुझे प्लस आई इफेक्ट दोबारा बताना पड़ेगा? जवाब है नहीं, हम तो यार पहले ही कर चुके हैं, डेफिनेशन तो समझ ली थी। कौन कौन है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, यकीन मानो, लेकिन अगर तुम एल्काइल ग्रुप पढ़ लोगे तो लगभग पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार जो प्लस आई इफेक्ट शो होगा, इस्तेमाल करना होगा, वो किसका इस्तेमाल करोगे साहब? एल्काइल का इस्तेमाल करोगे, समझे? ठीक। कोई भी अदर पॉजिटिव चार्ज, जो भी आदमी सॉरी पॉजिटिव कह दिया, नेगेटिव चार्ज, जो भी आदमी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज हमेशा अनस्टेबल है, चार्ज अगर हमेशा अनस्टेबल है तो वो चार्ज अपने ऊपर रखना नहीं चाहता, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास पैसा है वो दान करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो देगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले लोग, एल्काइल ग्रुप, या जिनके पास लल्ला लोन पेयर फालतू पड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो वो डोनेट करते हैं। बढ़िया बात। एल्काइल ग्रुप में हम लोग आते हैं इधर, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग
कार्बन को हाइड्रोजन 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 से जोड़ते हैं। फिर देखो कि हम कार्बन को CH3H और H से जोड़ते हैं। फिर हम कार्बन को दो दो CH3 से जोड़ते हैं और फिर हम कार्बन को तीन तीन CH3 से जोड़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये जो मेरा कार्बन है ये हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉन ले लेकर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ठीक, यहाँ पे यही काम जो अकेला कार्बन यहाँ कर रहा था, ये कार्बन के साथ ये भी जुड़ गया तो डोनेशन स्ट्रांग हो गया। यहाँ तो दो दो कार्बन आ गए, जितने एल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे ये डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो प्लस आई का जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई दिया कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम, मिथाइल में सबसे कम। तो प्लस आई इफेक्ट अगर लिखने जाओगे तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम। और मिथाइल तो साहब अति लल्लू है, लेकिन है तो सही। बात पल्ले पड़ रही है, किसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग, किसका इफेक्ट कम स्ट्रांग, याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब CH3 में भी लोचा है, मिथाइल ग्रुप में भी बड़ा खेल है। किसका? आइसोटोप्स का। मान लो कार्बन में लगा है H H H, फिर कार्बन में लगा है D D D, फिर कार्बन में लगा है T T T। क्या बात है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम, ट्रिशियम ट्रिशियम ट्रिशियम। बढ़िया। तो ट्रिशियम का जो प्लस आई है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और ड्यूटीरियम का प्लस आई कम स्ट्रांग होता है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। बॉन्ड लेंथ हमें समझनी चाहिए, किसकी कम किसकी ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ का जस्ट ऑपोजिट होती है, और प्लस आई भी लिख देता हूं। CH3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, या ऐसा कह लो कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, कार्बन ड्यूटीरियम की उससे कम होती है, कार्बन ट्रिशियम की सबसे कम होती है। जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कार्बन ट्रिशियम की सबसे ज्यादा, कार्बन ड्यूटीरियम की उससे कम, और कार्बन हाइड्रोजन की सबसे कम। और प्लस आई भी CT3 का सबसे ज्यादा, CD3 का उससे कम, और CH3 का सबसे कम होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता हो। क्या आइसोटोप्स पे भी सवाल आते हैं? भाई आने तो चाहिए, अब नहीं आए तो कुछ कर नहीं सकते। आओ ध्यान से देखो, कुछ नेगेटिव स्पीशीज देखो, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है। बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, है ना। आइडिया पकड़ोगे चार्ज कम करने का, और ये समझो कि कौन डोनेट कर सकता है, तो सब फील आ जाएगा। NH, फिर देखो O माइनस, और फिर देखो C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस मिल रहा है ना, सबने पढ़ रखा होगा रेजोनेंस, सब जानते हैं। तो बेसिक आइडिया, यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, इस वजह से वो स्टेबलाइज्ड है, इसलिए डोनेशन की टेंडेंसी कम हो गई है O माइनस से। देखो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस चार्ज को रख पाना इसके लिए मुश्किल है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन के कंपैरिजन में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आसानी से रख पाएगा। ऑक्सीजन मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस चार्ज और आसानी से रख पाएगा, डोनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी नेगेटिव चार्ज को अपने पास होल्ड नहीं कर सकता। तो ओवरऑल ऑर्डर लिख लेते हैं, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, फिर मिथाइल। अब उस मिथाइल के अंदर भी क्या खेल आ गया बेटा, CT3, फिर CD3, और फिर CH3। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये आपके इफेक्ट्स के ऑर्डर हैं प्लस आई के। अच्छा, क्या यूजेस हैं इनके? अब एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखें तो वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो सर अभी आपने भी बताया था। अब प्लस आई के सवाल करने जा रहे हैं नवाब भाई साहब, इसलिए वो करने जा रहे हैं। एक और बात, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिखा, या फिर यही स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल भी हो सकती है।
और इसी की जगह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन लिखना होता तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देते। तो इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है, जवाब है नहीं है। आइए स्टेबिलिटीज की इन बातों के बाद हम लोग चेक करते हैं कुछ लल्लू लल्लू स्टेबिलिटीज के सवाल। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ NO2 है, जैसे यहाँ CN है और यहाँ माइनस है, जैसे यहाँ CH3 है, ये माइनस है, और कह रहा है इन तीनों में कंपेयर करो। ये मैं बार बार जो कलर भर दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप सवालों में कंफ्यूज ना हो कि किन दो को या किन तीन को कंपेयर करना है। देखो ध्यान से, क्या एनायन है? जवाब है हाँ सर एनायन है। एनायन के लिए क्या चाहिए? माइनस आई चाहिए। क्या ये माइनस आई है? क्या ये माइनस आई है? अब ये तो प्लस आई है, तो कूड़ा हो गया, हटाओ इसे। तो लॉजिकली ये आदमी थर्ड नंबर पे आने वाला है। ठीक है, नाइट्रो साइनाइड में नाइट्रो नंबर 1 पे होता था, साइनाइड नंबर 2 पे होता था, तो यही सीक्वेंस लिखा है, ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अगले 3 का एग्जाम्पल देखो। CH3 माइनस, फिर देखो CD3 माइनस, फिर CT3 माइनस। कंपेयर करो बेटा, ध्यान से देखो, क्या ये आदमी तुम्हारे पास नेगेटिव है? और ये मांगता क्या है? माइनस आई। पर मेरे पास कौन से ग्रुप लगे हैं? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। प्लस आई अब मुझे चाहिए कौन कैसा बेटा? वीक। जितना वीक प्लस आई होगा हमारा एनायन उतना स्टेबल होगा। कारण, अबे प्लस आई से तो अनस्टेबल होता था ना। देखो ध्यान से, हमें एनायन में चाहिए माइनस आई, प्लस आई नहीं चाहिए। CT3 का माइनस आई सॉरी प्लस आई स्ट्रांग होता है, CD3 का वीक होता है, CH3 का सबसे वीक होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, समझे? एक तो अपनी मर्जी का मिल जाए, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, तो आप लिख दीजिए। और अगर उल्टा मिल जाए तो देखो कौन सा इफेक्ट वीक है, जो वीक है उसी का आंसर है। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। आगे देखो ध्यान से, अगला एग्जाम्पल यहीं पे कर रहे हैं। CH2 माइनस, CH2CN, ठीक, CH2 माइनस, CH2 और उसके बाद CH3। ध्यान से देख, यही होगा। क्या ये नेगेटिव है? हाँ। क्या ये ग्रुप माइनस आई है? और क्या ये वाला ग्रुप प्लस आई है? प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, देने से तो चार्ज बढ़ेगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आसान है ना? बस मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें करा रहा हूँ, मेरी गारंटी है इतने एग्जाम्पल्स तुमने क्लास में डिस्कस नहीं किए होंगे, जैसे भी पढ़ा होगा। और सिर्फ इस बात पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन किए बिना कुछ समझ नहीं आता, बस वो थ्योरी याद कर लेते हैं। देखो कीटोन माइनस आई है, देखो मिथाइल प्लस आई है, देखो एग्जाम्पल में स्टेबिलिटी नेगेटिव यानी एनायन की पूछी गई है, तो माइनस आई उसे स्टेबल करेगा और प्लस आई अनस्टेबल करेगा। देखते रहो, करते रहो, अपने खोपड़ी में सेट करो इसे, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो कॉमन सेंस की तरह तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। अब की बार सवाल घूम गया है, कैटायन पे है एनायन पे नहीं है, फोकस करना मेरी बात पे, है ना? हड़बड़ी में नहीं चले जाना कि बात करते करते कहीं और चले गए हम लोग। ये कैटायन, अब सबसे पहले देखो स्टेबिलिटी पूछी किसकी गई है, तो तुम कहोगे कैटायन की पूछी गई है। कैटायन के लिए फेवरेबल कौन होता है? प्लस आई। क्या स्ट्रॉन्गर प्लस आई चाहिए? तो CT3 स्ट्रॉन्गर है, CD3 वीकर है, CH3 सबसे वीकर है। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, आइए और सवाल खेलते हैं। और सवालों की श्रृंखला में हम लोग अब की बार लाए हैं एक मेथाइल के साथ फ्री रेडिकल को। फिर हम लोग इसी सवालों की श्रृंखला में इसी फ्री रेडिकल के साथ एक मेथाइल और दो मेथाइल लाए हैं। और इसी में हम लोग इस फ्री रेडिकल में एक मेथाइल, एक मेथाइल, एक यहाँ भी मेथाइल लाए हैं। अब तो मेरे हिसाब से जो ये रेडिकल है, ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था, याद है कि नहीं याद है? कैटायन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट आदमी को चाहिए बेटा क्या? प्लस आई। जिसको चाहिए प्लस आई, तो एक मेथाइल, दो मेथाइल, तीन मेथाइल, एक मेथाइल, दो मेथाइल, एक, तो भैया जहां मेथाइल ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर। तो ये बन गया फर्स्ट नंबर, ये बन गया सेकंड नंबर, ये बन गया थर्ड नंबर स्टेबिलिटी में। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ही कैसे हो सकती है साहब? प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हम किस लिए? देखते रहो, आनंद की अनुभूति लेते रहो, बहुत सारा काम है करने के लिए। आओ देखो, बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। बेंजीन रिंग का केस है ना?
देख के ही स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। लिखा हुआ है CH2 प्लस, कैटायन का केस है, ध्यान रखना। CH3 लिखा हुआ है CH2 प्लस, लिखा है CD3, और फिर मैंने कहा ये लिखा हुआ है CH2 प्लस, और यहां लिखा है कुछ NO2। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर ये ग्रुप प्लस आई है, ये ग्रुप प्लस आई है, और ये माइनस आई है। और पूछा किसकी स्टेबिलिटी जा रही है? पॉजिटिव की। पॉजिटिव को क्या पसंद है? प्लस आई। यानी ये तो कूड़ा हो गया, ये तो थर्ड नंबर पे आएगा। अब CH3 वीक है, CD3 स्ट्रांग है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रहा है ये, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये। क्या आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आए? हाँ, आसान है, आसान ही है, डिफिकल्ट नहीं है, ये याद रखना। बस तुम्हें आने चाहिए, तुमने कभी किए नहीं है इसलिए करा रहे हैं। ध्यान से देखो। क्यों छोटे हो जाते हो बेटे? ध्यान से देखो बेटा, CH2 प्लस, CH2O माइनस, फिर बंदी बात CH2 प्लस, CH2OH, और पूछ रहा है बताओ बेटा कौन स्ट्रॉन्गर हो, कौन स्टेबल होगा। देखो स्टेबिलिटी पूछी किसकी? स्टेबिलिटी पूछी पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? प्लस आई। क्या ये नेगेटिव चार्ज है? हाँ। क्या ये देने वाला ग्रुप है? कोई भी नेगेटिव होगा वो देना ही चाहेगा। और ये OH है, आयन बेंजी डबल एस आएंगे, से पहले एल्कोहल आता था, कोरा ईथर दारू आयन बेंजी डबल एस आएंगे। तो एल्कोहल जो है वो माइनस आई इफेक्ट है। अरे माइनस आई, और ये तो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, और जब प्लस से और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका चार्ज तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस तो और बढ़ेगा, और जबकि प्लस को अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे लेफ्ट वाले केस में तो उसका चार्ज घटेगा। जहां चार्ज घटेगा वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कुछ भी करके चार्ज घटाना है, प्लस आए तो प्लस घटाओ, माइनस आए तो माइनस घटाओ, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ। दो तीन केसेस और करेंगे, देखो। उसका पानी भी पीना है यार। CH2 माइनस, यहां लगाया F। दूसरा केस CH2 माइनस, यहां लगाया Cl। तीसरा केस CH2 माइनस, यहां लगाया साइनाइड। चेक कर बेटा किसकी मांग रहा है स्टेबिलिटी। देखिए तो नेगेटिव चार्ज की मांग रहा है, तो चाहिए भी क्या तुझे? माइनस आई। देख फ्लोरीन माइनस आई, देख क्लोरीन माइनस आई, देख साइनाइड माइनस आई। साइनाइड माइनस आई सबसे स्ट्रांग है, तो ये रहा नंबर 1। फिर फ्लोरीन नंबर 2, फिर क्लोरीन नंबर 3। तो मैं इसका ऑर्डर तो नहीं बदल सकता हूँ, 1 2 3 करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग याद रहे। कोई परेशानी? जवाब है नहीं। अगला देख बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग नहीं खेलेंगे। CH3 यहाँ कैटायन, देख बेटा ध्यान से, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ कैटायन, यहाँ कैटायन, और यहाँ पे आया क्या लगा देना चाहिए? मान लो मैं साइनाइड लगा देता हूँ। अब बताओ, देखो सबसे पहले पूछो कि स्टेबिलिटी किसकी पूछी, तो वो कह रहा है कैटायन की। और मैं कहूँ कैटायन को क्या पसंद है, तो प्लस आई पसंद है। ये कैसा है? प्लस आई। ये कैसा है? माइनस आई। ये कैसा है? माइनस आई। मतलब यही नंबर 1 पे चल रहा है आजकल। अब देखना ध्यान से, स्टेबिलिटी जो है वो माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पूछी गई है कैटायन की। तो फ्लोरीन जो है वो फीबल है, और साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो इस वजह से फ्लोरीन क्योंकि फीबल है, इस वजह से इसके चार्ज को कम कर पाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, और ये थर्ड नंबर पे आएगा। ध्यान सुनना बेटा, अगर माइनस आई ग्रुप दिख गया कैटायन में तो फिर माइनस आई वीक होना चाहिए। अगर प्लस आई दिख गया कैटायन में तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस को पसंद करता है प्लस आई, और माइनस को पसंद करता है माइनस आई। लेकिन अगर क्रॉस कनेक्शन हो गया तो हमें चाहिए होगा वीक। अगर क्रॉस कनेक्शन हो गया तो हमें चाहिए होगा वीक। लेकिन अगर सीधा सीधा कनेक्शन हो गया तो हमें चाहिए होगा स्ट्रांग। सीधा सीधा कनेक्शन हो गया तो हमें चाहिए होगा स्ट्रांग। बात समझ में आई? यानी माइनस चार्ज को माइनस आई स्ट्रांग चाहिए, लेकिन इसी माइनस चार्ज को प्लस आई वीक चाहिए। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई स्ट्रांग चाहिए, और इसी पॉजिटिव चार्ज को माइनस आई वीक चाहिए।
मेरी बात समझ में आई है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, और ये समझना ही पड़ेगा। क्लियर है? जवाब है हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है। आओ साहब, तुम लोगों को नए कॉन्सेप्ट से अवगत कराते हैं। क्या तुमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है? हाँ सर, पढ़ी है। मैं तुमसे कहता हूं ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में याद करो। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था? ब्रॉन्स्टेड एसिड वो आदमी है जो H प्लस डोनर है। पानी में डोनेट करे, हवा में डोनेट करे, कैसे भी, जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो कौन है? एसिड। और यहीं से कॉन्जुगेट बेस की थ्योरी चालू होती है। जैसे HCl हमारा हकला सा एसिड, जैसे इसको तोड़ोगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूट जाएगा। ये देगा क्या? H प्लस और Cl माइनस। आप सब जानते हैं कि H प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में रहता है। अब क्योंकि इतनी इच्छा नहीं है हाइड्रोनियम बनाने की, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? एसिड। इसी तरह CH3COOH, ऑक्सीजन पे लगा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। क्यों कहलाता है? अरे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, है ना, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। यानी आसानी से बेस से रिएक्शन करेगा, ये टूटेगा तो एसिडिक एसिड है, एसिटेट आयन देगा और H प्लस देगा। ये भी एक्वस और ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। तो लॉजिकली जो ये आदमी है हमारे पास, एसिटिक एसिड, ये एसिड है। समझ में आई बात कि नहीं आई? इनमें इंपॉर्टेंट चीज है क्या? ये जो व्यक्ति है, इनमें इंपॉर्टेंट चीज, ये जो व्यक्ति है, जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास बच रहा है, H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बच रहा है, इसे नाम दे रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। एक H हटाना है, चार नहीं हटाने। कोई ऐसा भी एसिड हो सकता है जो दो दो H देता हो, लेकिन एक H हटा के ही कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो एसिड में से अगर हम एक H को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बनकर आएगा एनायनिक स्पीशीज, वो बनकर आएगी कॉन्जुगेट बेस। सर, इस कॉन्जुगेट बेस के पीछे आप क्यों पढ़े और आपने क्यों हमें कॉन्जुगेट बेस बताया? लॉजिक ध्यान सुनना। मैंने कहा A है और H है, ये टूट रहा है, A माइनस बन रहा है और H प्लस बन रहा है। अब सोचो, इसके दो केसेस हो सकते हैं। ये A माइनस स्टेबल हो सकता है और हाईली अनस्टेबल हो सकता है। वैसे चार्ज है, स्टेबल नहीं होगा, लेकिन स्टेबल बोलने का अर्थ है कि उतना अभी मर नहीं रहा है, इतनी तकलीफ में नहीं है कि एकदम लौट जाए जमीन पे। ये ठीक है। अगर स्टेबल बना तो ये AH का बॉन्ड इजीली ब्रेक होने देगा। कैसे? तो स्टोरी समझो। A के साथ H की जिंदगी चल रही थी, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इसको भी क्या आ गया बेटा? क्रोध। और इसे भी क्या आ गया बेटा? क्रोध। तो जिसकी वजह से इनका बॉन्ड टूटा, ये बना A माइनस, ये बना H प्लस। लॉजिकली ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया, तो दोनों के दोनों किस स्टेट पे आ गए? अनस्टेबल हो गए दोनों। अब इसमें ये जो A माइनस है, अगर ये ठीक ठीक स्टेबल है, इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है कि इसकी जिंदगी ही दूभर हो जाए, तो कहेगा जा H निकल ले, तेरे बिना भी जिंदगी चलती है मेरी, आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा। लेकिन सोचो, अगर यही A माइनस जो अनस्टेबल हुआ था, वो हाईली अनस्टेबल हो जाए कि H के बिना तो जिंदगी नहीं चल रही, माइनस चार्ज तुमसे खाया ही नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे रखेंगे अपने पास, तो ये H को टूटने नहीं देगा। कहेगा भैया क्रोध गया तेल लेने, साथ साथ रहो, बॉन्ड नहीं टूटने वाला। यानी A और H इजीली ब्रेक नहीं होगा। समझे? ठीक है, अच्छी बात है। तो टूटने के बाद जो एनायन बन रहा है, हम कहेंगे ब्रेक होने के बाद जो एनायन बना, अगर वो स्टेबल है तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। अबे बॉन्ड इजी टूटेगा वो ठीक है, H प्लस आसानी से निकलेगा ना बॉन्ड टूट के, और जो आसानी से H प्लस देगा
वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, और जो आसानी से H+ नहीं देगा वो वीक एसिड बनेगा। क्या बात है। तो इसका मतलब ये जो माइनस आ रहा है, अगर ये बढ़िया वाला स्टेबल है तो हमारा एसिड स्ट्रांग होने वाला है, और अगर ये घटिया वाला स्टेबल है तो हमारा एसिड वीक होने वाला है। तो यहां से रूल क्या सीखा, रूल देखो क्या सीखा, रूल सीखा कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो फिर एसिड कैरेक्टर हाई होगा, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो एसिड कैरेक्टर कम होगा, लो होगा। बात पल्ले पड़ी, जवाब है हाँ, बढ़िया वाली पड़ी। आओ चलो चेक करते हैं। यानी कि एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेथेनोइक एसिड है, ध्यान से देखना, और फिर वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है। कह रहा बताओ कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए साहब आप। तो हमने कहा यार एसिडिक स्ट्रेंथ आसानी से कंपेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान सुनना क्या है, हमने कहा इसे तोड़ो, तोड़ा तुमने, प्लस और माइनस बनाया, इसे तोड़ो, इसे प्लस और माइनस बनाया। देखो यहाँ कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, देखो यहाँ मेथाइल ग्रुप मौजूद है। मेथाइल ग्रुप प्लस आई होता है, और प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो कम स्टेबल, जहां स्टेबिलिटी कम है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम है, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। मेरी बात समझ में आती है, आती है। बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है। एक बड़ी सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। दुनिया वाले आपसे कहेंगे HF के बारे में बताओ, HBr के बारे में बताओ, HCl के बारे में बताओ, है ना, और HI के बारे में बताओ, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। वैसे तो सब ठीक है HF को छोड़कर। कई बच्चे HF आंसर दे देंगे, कई बच्चे कुछ आंसर देंगे, कई बच्चे कुछ आंसर देंगे। मैं तो कहता हूं इसमें से H हटा के F- बनाओ, इसमें से H हटा के Br- बनाओ, इसमें से H हटा के Cl- बनाओ, इसमें से H हटा के I- बनाओ। सर इसमें तो प्लस आई माइनस आई देखा ही नहीं जा सकता, ना इसमें देख पाओगे, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, कहीं नहीं देख पाओगे। तो मैं बताता हूं कैसे देखते हैं। F- छोटा है, Cl- इससे बड़ा है, Br- उससे बड़ा है, और I- सबसे बड़ा है। याद रखना कि चार्ज जितने बड़े वॉल्यूम में होगा वो उतना स्टेबल होगा। तो याद रखना, चार्ज जितने बड़े वॉल्यूम में फैल जाता है उतना स्टेबल हो जाता है। ध्यान से देखो, इस पूरी राम कहानी में है तो -1 चार्ज फ्लोरीन पर भी, क्लोरीन पर भी, ब्रोमीन पर भी, आयोडीन पर भी। पर आयोडीन का चार्ज बड़े वॉल्यूम में है, ब्रोमीन का उससे कम में, क्लोरीन का उससे कम में, फ्लोरीन का उससे कम। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी चेक करने की कोशिश करूं तो स्टेबिलिटी तो तुम चिक चिक कर कहोगे आयोडीन की ज्यादा। मेरे पास सीक्वेंस गलत लिख रखा है तो इसलिए मैं इसको 1 2 3 करके लिख लेता हूँ। नंबर 1 पे ये, फिर ब्रोमीन पे, फिर क्लोरीन पे, फिर फ्लोरीन पे, 4 नंबर पे। तो अगर मैं एसिड स्ट्रेंथ लिखने की कोशिश करूं तो जिसका एनायन स्टेबल उसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, जिसका एनायन कम स्टेबल उसकी उससे कम, उससे कम, उससे कम। यानी कंपेयर करूं तो HI एसिडिक स्ट्रेंथ में ज्यादा है, HBr उससे कम है, HCl उससे कम है, HF सबसे कम है। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो गई? नहीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि हम लोगों को HF देख के लगता है, फीलिंग आ जाती है कि वही स्ट्रॉन्गर रहा होगा। ठीक। वैसे तो दारू अच्छी एसिड नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपेयर करते हैं। आओ देखो,
CH3OH इसे अल्कोहल बोलते हैं, CH3SH इसे थायोल बोलते हैं। कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो हमने कहा ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए H हटाओ और माइनस बनाओ। तो माइनस बनने के बाद जो ये आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तुम देखो, यहां भी मेथाइल लगा है, यहां भी मेथाइल लगा है, दोनों बदतमीज हैं और ऐसे ऐसे चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पे माइनस है या सल्फर पे माइनस है। ओल्ड स्टाइल से TO ये लिखा था हम लोगों ने, हम लोग ऑक्सीजन सल्फर उठा लेते हैं। स्मॉलर साइज है, उसको क्या कहेंगे, लार्जर साइज है। तो जिसका साइज लार्जर है वहां पे एनायन बड़े वॉल्यूम में फैल गया है, स्टेबल हो गया है, और जिसका साइज छोटा है वहां छोटे वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब चार्ज छोटे वॉल्यूम में अनस्टेबल होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं HOH यानी जल ही जीवन है और H2S इसकी बातें करने लग जाऊं और कहूं कि बता बेटा कौन ज्यादा एसिडिक है, तो मैं कहूंगा एक H हटाओ, प्लस बनाओ, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ। देखो, ऑक्सीजन का स्मॉलर वॉल्यूम है और मैं कहूंगा सल्फर का लार्जर वॉल्यूम है, जिसके कारण से चार्ज बड़े वॉल्यूम में फैल गया है, ज्यादा स्टेबल हो गया है। क्या बात है, इसीलिए कहते हैं H2S गैस ज्यादा एसिडिक है। जैसे PHOH फिनॉल है, थायोफिनॉल है। ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लाओगे, शब्द कहोगे थायो। ये माइनस फिर वही बात कि ऑक्सीजन और सल्फर साइज का डिफरेंस है, पकड़ लीजिए सल्फर वाले को। बात पल्ले पड़ी, जवाब है हाँ। अगला एग्जाम्पल देखो, बड़े इत्मीनान से समझना मेरी बात को। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और वो है कि मेरे पास HOH है और मेरे पास CH3CH2OH है। तो ये रही आपका, ये है वाटर और ये है आपकी दारू। कौन ज्यादा एसिडिक, चेक करते हैं। जरा इसके बॉन्ड को तोड़ा जाए, जरा इसके बॉन्ड को तोड़ा जाए, प्लस और माइनस बनाया जाए, प्लस और माइनस बनाया जाए। देखो यहाँ कोई ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन कोई ग्रुप नहीं है, लल्लू है वो, कूड़ा। यहां देखोगे अल्काइल ग्रुप है, तो ये तो चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। बड़े हो जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो लॉजिकली इसका चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मुझे ये बताओ। चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वाटर आ गया ज्यादा। अब क्योंकि चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटी, स्टेबिलिटी घटी तो फिर एसिडिक नेचर भी घटा, तो इसका मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है दारू से। इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, दारू या पानी, तो भैया पानी। समझ रहे हो। देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनको आप बेस की तरह नहीं जानते हो, अमोनिया को तो फिर भी आप जानते हो कि बेसिक गैस होती है, लेकिन इसके अलावा एसिड बेस नहीं जानते हो। कह रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यार, ना पानी एसिड है, ना मीथेन एसिड है, ना अमोनिया एसिड है, इवन अमोनिया तो बेसिक है। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चिंता ना करो, हमेशा कॉन्जुगेट बेस पर जाओ। एसिड स्ट्रेंथ चेक करनी है, हमेशा किस पे जाओ, कॉन्जुगेट बेस पर जाओ। एक एक हाइड्रोजन हटाओ, CH3 माइनस, एक एक हाइड्रोजन हटाओ, NH2 माइनस, एक एक हाइड्रोजन हटाओ, OH माइनस, एक एक हाइड्रोजन हटाओ, F माइनस। मुझे बता बेटे, अगर मैं चेक करूं स्टेबिलिटी, तो देख, कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी एक ही पीरियड में चेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करो। जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कम होल्ड कर सकता है। तो स्टेबिलिटी में सबसे लल्लू कौन मिला, स्टेबिलिटी में सबसे लल्लू मिला CH3 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। यानी जब भी कभी एक पीरियड के एलिमेंट हो, देखो ध्यान से देखो, ली बे बक नॉफ दिखता है, तो हम इस सबको हटा देते हैं, ये लेते हैं। यही तो लिखे हुए हैं हमारे पास एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही तो लिखे हैं। तो जब एक ही पीरियड के लोग हों तो उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं, उन्हें मतलब साइज से नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करना है। तो पीरियड एक ही था। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया,
तो फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ भी लिख देते हैं। तो आप लोग को समझनी चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो मतलब ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये भाई साहब फोर्थ नंबर पे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। एसिडिक स्ट्रेंथ आपने कंपेयर कर ली। आइए साहब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एल्काइन है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एक एल्कीन है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। कह रहा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक एक एच हटाओ, माइनस लगाओ, एक एक एच हटाओ, माइनस लगाओ। देखो ये sp हाइब्रिड है, देखो ये sp2 हाइब्रिड है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉजिकली ज्यादा है बगल वाले से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई किसकी, एल्काइन की। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी किसका ज्यादा हो गया, एल्काइन का। मैंने कहा भी था कि ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, समझे। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखकर बता पाएंगे कि कौन सा एसिड महान है, कौन सा एसिड महान है। आर यू ओके विद दिस। ये जीओसी का अभी हम लोगों ने किया है पार्ट 1। क्या किया बेटा, पार्ट 1। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं। पार्ट 2 हम लेकर आएंगे आपके लिए कल, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली वीडियोस को देखते रहिए और पर डे एक वीडियो आपके लिए आएगा। और ये जीओसी का एक्सॉस्टिव लेक्चर सीरीज खत्म करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप घर में खुद से नहीं करते हो उतनी प्रैक्टिस आपको यहाँ वीडियो में करा दी जाएगी। इसलिए हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, देखिए, बहुत कमाल के लेक्चर्स हैं, पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगी। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो आप प्लस आई और माइनस आई के पावर पैक लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना। इतने क्वेश्चंस हैं कि 2 बार देखना ही पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, पर एकदम खून में उतर जाएगा, इतना शानदार लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। यहाँ तक अगर आपने देखा है हमें तो थैंक यू वेरी मच।